एक सेठ जी मुंह पर कपड़ा बांधे हुए और अपने नौकर के घर पहुंचते हैं। छुपते छुपाते बड़ी शर्म लग रही थी, क्योंकि वो मालिक थे, सेठ थे और अपने नौकर के यहाँ रात को पहुंचते हैं। बड़ी दर्द भरी कहानी है, एक नौकर की और एक मालिक की और एक नौकरानी की। इस कहानी में आप बने रहिएगा। बड़ी थ्रिल कहानी है और हार्ट टच कहानी है। इस कहानी में एक ऐसे सेठ जिनकी पत्नी उन्हें छोड़कर चली गई और जिन्होंने ज़िंदगी में अपनी जब तक शादी हुई थी और जब तक उनकी उम्र थी तब तक उन्होंने कभी अपनी पत्नी को छोड़ा नहीं था। एक पल के लिए भी साथ रहे और साथ ही उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। लेकिन समय के आगे किसी की नहीं चलती है। जो उनकी पत्नी होती है वो एक दिन उनको अलविदा कह गई किसी बीमारी के कारण। पैसे की कोई कमी नहीं होती है, लेकिन समय किसी का बस में नहीं होता है। नमस्कार, प्रणाम। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है मेरठ। और मेरठ में एक सेठ जी रहा करते हैं, मेरठ शहर के, जिनका नाम होता है सेठ प्रेमनाथ। ये काल्पनिक नाम है। ये जो सेठ जी होते हैं, इनकी शादी हो जाती थी और शादी होने के बाद जब से इनकी शादी हुई थी तब से इनकी जो पत्नी होती है वो साथ में ही रहती हैं और कभी भी अलग नहीं होते थे। इनके इनके पास एक लड़का होता है और दो बेटियां होती हैं। तीनों बच्चे जवान थे, अपनी पढ़ाई कर रहे थे दिल्ली में। शादी हो जाने के बाद इन तीनों बच्चों को परवरिश करने के लिए और जो सेठ जी होते हैं उनकी दिमागी हालत ख़राब होने लगती है। वो सोच में पड़ जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं कि अब करें तो क्या करें। लेकिन होता क्या है इसमें कि उनका जो नौकर होता है मदन लाल, ये मदन लाल उनकी मदद करता है। दरअसल बात क्या थी, इस बात को पूरा पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे और आपकी हमें उम्मीद यही होती है आपसे मदद की। तो चलते हैं, रुक करते हैं कहानी की तरफ। ये जो सेठ जी होते हैं, इनके ही पास एक नौकर होता है जिसका नाम मदन लाल होता है। वो इनके पास शुरू से ही रह रहा था। उसने भी अपनी उम्र और जवानी इसी घर में गुजारी थी। धीरे धीरे जब ये पत्नी इनकी ख़त्म हो जाती हैं तो सेठ जी जब डिप्रेशन में चले जाते हैं तो फिर इनका दिमाग चकराने लगता है। तो इनकी जो बेटियां दो होती हैं वो धीरे धीरे जवान हो चली थी, लेकिन वो दिल्ली के स्कूल में पढ़ती थी और बेटा भी वहीं पर पढ़ता था। पैसे की कोई कमी नहीं होती है, अनाप शनाप पैसा होता है, बिजनेस चलता है, इनके पास फैक्ट्रियाँ होती हैं। लेकिन तभी इनकी पत्नी इनका साथ छोड़कर चली जाती है। ये इनकी जो बेटियां होती हैं वो एक दिन, ये मदन लाल जो होते हैं इनके नौकर, जो परमानेंटली इनके यहाँ रहते थे, वो हर बात की देखभाल करते थे और ये बात परिवार की तरह उनके साथ गुजारी जाती थी। और जो मदन लाल होते हैं उनको परिवार का सदस्य ही माना जाता था। लेकिन तभी एक दिन जब इन बेटियों ने देखा और मदन लाल ने भी देखा और जो बेटे ने भी देखा, ये बातें जब सबने इकट्ठे होकर देखी कि अब सेठ जी भी ज़्यादा दिन तक नहीं रहेंगे, क्योंकि इनका दिमाग ख़राब हो चला है, डिप्रेशन में चले गए हैं। ऐसी बातें जब सभी लोग मिलकर प्लान करते हैं तो मदन लाल एक दिन दिल्ली पहुंचते हैं बेटियों के पास और जो बेटा होता है उनके पास, और उनसे परामर्श करते हैं। बैठकर विचार विमर्श होता है कि कहीं ना कहीं पिताजी की अगर शादी हो जाए तो शायद उनका दिमाग संतुलन सही बना रहेगा, डिप्रेशन उनका आउट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये बातें जब प्लान बनाई जाती हैं, सब लोग बैठे होते हैं, दोनों बेटियां होती हैं और बेटा होता है, और जो उनके घर का नौकर होता है मदन लाल, जो एक परिवार का सदस्य ही होता है। तो ये सब लोग बैठकर जब बात करते हैं तो मदन लाल बोलते हैं कि एक हमारी साली है जिसकी शादी तो हुई थी और शादी होने के बाद लगभग 15 साल का उनका बेटा था, वो भी ख़त्म हो गया है। और जो हमारा साड़ू था, छोटा साड़ू, वो पहले ही ख़त्म हो चुका था। ये बातें जब उनको बताई जाती हैं तो ये जो महिला होती है, इनकी साली जो होती है, ये इसका नाम राधिका होता है,
ये जो नहीं सुमन होता है, सॉरी, जब ये सुमन का नाम बताते हैं तो इनकी जो बेटियां होती हैं वो हर संभव और पूरी हाँ में सब लोग राजी हो जाते हैं कि हो ना हो इसी महिला से, अपनी साली से ही हमारे पिताजी का संपर्क करवाओ, जिससे उनका दिमाग सही हो जाए। ये बातें लेकर मदन लाल अपने घर वापस आ जाते हैं मेरठ, और मेरठ आते हैं तो मदन लाल जी अपने सेठ जी से बोलते हैं, प्रेमनाथ जी से, कि तुम्हारे लिए एक नौकरानी की तलाश की है जो आपकी हर संभव पूरी मदद करेगी, खाने पीने से लेकर कपड़े, जूता चप्पल, नहाने का साबुन, तेल वगैरह जो भी आपकी सेवा होगी वो तुम्हारी सेवा में हर दम तैयार रहेगी। अगले दिन से ही वो जो महिला होती है वो प्रेमनाथ के घर पहुंच जाती है टाइम से, और वहीं पर खाना पीना जो भी होता है, नहाने धोने के कपड़े और नहाने के बाद टॉवल देना, साबुन तेल देना, एक पत्नी की तरह, जो एक गृहिणी महिला होती है उसकी तरह जब वो सेवा करती है सेठ जी की, तो सेठ जी बड़े अचंभित होते हैं, ये हमारी पत्नी जिनका नाम राधिका होता है उसी की तरह हमारे साथ व्यवहार कर रही है, उतनी ही प्यार से हमारी देखभाल कर रही है। ये बातें जब वो अपने दिमाग में सोचते हैं लेकिन किसी से कह नहीं पाते हैं। एक दिन गुजर जाता है, 2 दिन गुजर जाते हैं, लगभग ऐसे ही समय चलने लगता है आगे, और ये जो प्रेमनाथ जी होते हैं ये कहीं ना कहीं उनके दिल में इस महिला के प्रति जगह हो जाती है। दरअसल बात क्या थी, ये महिला थी सुमन, इसकी कुछ समय पहले शादी हुई थी, और शादी होने के बाद लगभग 15 साल का बेटा था, और शादी के 15 साल के बाद लगभग 2-3 साल बाद इनकी पति की मौत हो गई थी इसी कारणवश। उसके बाद जो इनका बेटा होता है उसकी भी मौत हो जाती है। मौत होने की वजह थी कि उन्होंने पैसे तो बहुत लगाए, लेकिन दिमागी बुखार जब बेटे के सिर पर चढ़ जाता है तो वो बच नहीं पाता है और इस दुनिया से अलविदा कह जाता है। तो जब बेटा ख़त्म हो जाता है तो ये जो सुमन होती है उस बेटे की माँ, ये भी कहीं ना कहीं टूट जाती है, और ये भी दिमागी परेशानी से जूझने लगती है। अब ये दोनों लोग एक ही मर्ज के मरीज हो जाते हैं, इधर सुमन होती है, उधर सेठ प्रेमनाथ जी होते हैं। ये दोनों लोग एक ही मर्ज के मरीज बन जाते हैं। दोनों लोग डिप्रेशन के शिकार होते हैं। उनके पास पति नहीं होता और उनके पास पत्नी नहीं होती है, अकेले थे दोनों लोग। और इनको मिलाने के लिए जो मदन लाल होते हैं इन्होंने काम किया। अब जब मदन लाल जी जब इनको मिलवाते हैं तो ऐसे ही धीरे धीरे चल रहा था समय, और ये जो सेठ जी होते हैं इनके दिल में उस महिला के प्रति जगह बनने लगी, और जब जगह बनती है तो ये चल रहा था धीरे धीरे। एक दिन वो महिला जब घर यहाँ पर काम करने के लिए नहीं आती है तो मदन जो सेठ जी होते हैं प्रेमनाथ जी, इनके दिमाग में उथल पुथल होने लगती है। ये सोचते हैं कि क्यों नहीं आई। ये बातें जब इनके दिमाग में गूंजती हैं तो ये मदन लाल को फ़ोन करते हैं कि आज वो आई नहीं है, क्या बात है, क्यों नहीं आई। तो वो बोलते हैं कि शायद उस बीमार हो गई हो इसलिए शायद नहीं आई। तो ये जो प्रेमनाथ जी होते हैं इनको ये बात हजम नहीं होती है, और ये अपनी गाड़ी निकालते हैं, और गाड़ी निकाल कर अपने नौकर मदन लाल के दरवाजे पहुंच जाते हैं और मुंह से कपड़ा बांधते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया। उसी प्रकार जब वहाँ पहुँचते हैं तो ये अपने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था, और जब वहाँ उस जो महिला का घर होता है, इनकी जो साली होती है मदन लाल की, वो बगल में ही रहती है, कुछ दूर पर घर होता है उसका। तो ये सेठ जी प्रेमनाथ जी को लेकर मदन लाल उनके घर दरवाजे जाते हैं, और जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते क्या है कि जो महिला सुमन होती है वो बीमार थी। उसको ये 2-4 हज़ार रुपये की मदद करते हैं, जो कि उसकी तनख्वाह थी, उससे कोई मतलब नहीं होता है। अब ये चले तो आते हैं, लेकिन 1-2 दिन बाद जब वो महिला उनके घर आती है तो जब फिर से वही उसका नित्य प्रत्य का काम था कि वही प्यार से खाना देना, नहाने के लिए टॉवल देना, साबुन तेल देना, और प्यार से उनको भोजन करवाना, ये बातें चल रही थी। लेकिन जो महिला होती है वो सुमन, ये कभी भी अपने मुंह से घूंघट नहीं हटाती थी, क्योंकि कुछ लोगों ने इसको ताने मारे हुए थे, ये विधवा है, इसका मुंह देखते हैं तो हमारा दिन अशुभ जाता है। इन बातों को लेकर उसके दिल में ठेस थी, तो वो कभी घूंघट नहीं हटाती थी। तो एक दिन ये मदन लाल जो होते हैं, मदन लाल से सेठ ये प्रेमनाथ जी बोलते हैं कि ये महिला कभी मुंह नहीं खोलती है,
हमारे घर में तो रहती है, लेकिन इसका मुँह नहीं देखा है हमने आज तक। तब तक होता क्या है कि ये जो बेटा बेटी इनके दिल्ली होते हैं, ये लोग जब घर पर आते हैं तो ये पूछते हैं अपने पिताजी से कि पिताजी ये महिला कौन है, ये बड़ी अच्छी तरह से काम कर रही है, हमारा ख्याल रख रही है और आपका भी ख्याल रख रही है। बड़ी अजीबो बात है, इसमें माँ जैसी बात नज़र आती है। ऐसी बातें जब वो सेठ जी सुनते हैं तो बड़ा खुश होते हैं। अब धीरे धीरे एक दिन वो लड़की उसी जो सेठ जी की जो बेटियां होती हैं वो उसको मार्केट ले जाती हैं और वहाँ ले जाकर उसके लिए साड़ियाँ खरीदती हैं, रंग बिरंगी साड़ियाँ खरीदते हैं। और जो महिला पहले थी वो कभी नीले कलर की साड़ी पहनती थी या फिर सफ़ेद कलर की साड़ी पहनती थी, जिससे कि कोई उसको विधवा के रूप की तरह से। लेकिन तभी जब उस महिला के लिए शादी जो रंगीन साड़ियाँ खरीदते हैं और जो बेटियाँ होती हैं वो बोलती हैं कि आंटी आज से तुम यही साड़ियाँ पहनोगी, इससे आप अच्छी लगती हैं। तो जब उनने कपड़े पहनाए, साड़ियाँ पहनी उसने अच्छी, और जब सेठ जी ने देखा तो उन्होंने पूछा कि महिला कौन है। तो जो मदन लाल होते हैं तो वो हंसकर बोलते हैं कि तुमने सेठ जी अभी तक पहचाना ही नहीं, यही वो महिला है जो तुम्हारा ख्याल रखती है, तुम्हारी सेवा करती है। तो वो बहुत गदगद हो जाते हैं और उनका दिल खुल जाता है। तभी जो बेटियां होती हैं उनकी और जो बेटा होता है, वो शाम को जब खाना पीना होता है तो बैठते हैं सभी लोग, और बैठने के बाद बेटियां बोलती हैं पिताजी हो ना हो आप शादी कर लो। तो ये बातें जब पिताजी को बेटियां बोलती हैं तो वो थोड़े सकपका जाते हैं और बोलते हैं बेटिया ये तुम क्या कह रही हो। लेकिन तभी एक बेटी दूसरी बोलती है कि पिताजी हो ना हो आप ये जो आंटी आती हैं सुमन, इनसे ही शादी कर लो, बहुत अच्छी आंटी हैं और हमारा और हमारे भाई का, हमारी बहन का और आपका माँ जैसा ख्याल रखती हैं, कोई इसमें शंका संदेह वाली बात नहीं है। ये बातें जब पिताजी से कहती हैं बेटियां और बेटा तो पिताजी खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने 2-4 महीने से ही उस महिला के लिए अपने दिल में जगह बना रखी थी। अब ये बातें जब होती हैं तो ये बात मदन लाल को भी अवगत कराई जाती है। जब मदन लाल से बात होती है, पूरा परिवार मिलकर बात करता है, तो ये बात बड़ी हंसी खुशी हो जाती है। ये बात होती है तब जब ये मदन लाल उनके घर पहुँचे थे, जो बेटियां और बेटा उनके दिल्ली पढ़ते थे, वहाँ जब गए हुए थे तब उन लोगों ने एक प्लान बनाया था कि हो ना हो हमारे पिताजी को बचा लो, अंकल जी आप हमारे घर के सदस्य हैं। ऐसी बातें जब वहाँ हुई थी तो मदन लाल ने भी हर संभव मदद करने की बात कही थी। तो ये जो इनने प्लान बनाया, जो इनकी साली होती है, उसी को इन्होंने इस महिला को इनके सामने रखा था। लेकिन महिला से जब उन्होंने बताया था मदन लाल जी ने कि तुमको वहाँ जाना है और तुम्हारी धीरे से शादी होगी और ऐसे करके नौकरानी बनकर जाना है, तो जो ये सुमन होती है ये पहले तो ना नुकर करती है कि हम ये जो ड्रामा है ये हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा दिमाग सही नहीं है, हमारा बेटा चला गया और तुम ऐसी बात कर रहे हो। लेकिन जो मदन लाल होता है, उसका जीजा होता है सुमन का, वो बड़े प्यार से समझाता है कि सुमन तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी, जो तुम आज नस्ते नासूर ज़िंदगी जी रही हो, ऐसी ज़िंदगी नहीं होगी। ये बातें जब वो सुनते हैं तो सुमन उनके यहाँ नौकर बनकर आई थी। आज वो कहानी जो पूरा षड्यंत्र मदन लाल जी ने रचा, अपने सेठ जी के लिए उनकी ज़िंदगी बचाने में अहम रोल निभाया, तो वो जो महिला होती है उसकी बड़ी इज्जत के साथ उसी घर में शादी हो जाती है, और वो जो सुमन होती है वो उसी घर में सेठ जी की सेवा में तत्पर तैयार रहती है। और जो बेटियां होती हैं और जो बेटा होता है, ये सब उस आंटी को पाकर बड़ा खुश होते हैं, और मदन लाल जी होते हैं वो बड़ा खुश होते हैं। और आज मदन लाल अपनी ज़िंदगी चैन से जी रहे हैं। उनको ये कमी महसूस नहीं होती है कि उनकी पत्नी राधिका अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि उन राधिका से कम प्यार करने वाली सुमन नहीं थी। आज दोनों लोग बड़ी खुशी से रहते हैं, और जो बेटियां हैं और जो उनका बेटा है वो अपने दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हैं, और जब वो घर आते हैं तो उनको ये कमी नहीं होती है कि हमारी माँ नहीं है, उनको माँ जैसा प्यार देती है सुमन। ये जो सुमन होती है ये भी गरीबी के कारण जो भी थी बड़ी परेशान थी, और इधर सेठ जी थे, ये भी एक महिला और अकेलापन इन्हें सता रहा था, इनकी जान जाने से बच गई। तो दोस्तों आज का घटनाक्रम
सुनाने का मतलब आपको हैरान परेशान करना नहीं होता है। ये जो कहानी थी, ये बढ़िया कहानी थी। आपको इस कहानी के माध्यम से जो भी राय समझ में आए वो कमेंट में ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दिया करें, और अगर कहीं शेयर कर दें तो बहुत अच्छी बात होगी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।